हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल महाक्लासेस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त राहुल। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो सीटेट के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर मैं आया हूं आप लोगों के लिए, जो कि है राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपी 1986 का अपग्रेड वर्जन NEP 2019 यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2019। ठीक है, तो इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और इस पर से कुछ क्वेश्चंस आपको आना तय है, आएंगे ही क्वेश्चन, क्योंकि अभी जो एग्जाम का टेस्ट भी हो रहा है तो इसमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे। सो इस टॉपिक पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यह हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 सार है ना, इसे ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम लोग कहेंगे। ठीक है, फिर जो इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज जो समझना है आपको, ये कि इसका जो प्रारूप है, इसकी अध्यक्षता किसने किया? इसकी अध्यक्षता किया है के कस्तूरीरंगन, जो कि पूर्व अध्यक्ष थे किसके? इसरो के। अब इसरो में देखेंगे कि ये इसके पूर्व अध्यक्ष थे के कस्तूरीरंगन, और यहाँ पर जो मेंबर थे उसमें वसुधा कामत है, पूर्व कुलपति है। ठीक है, SNDT है, महिला विश्वविद्यालय मुंबई के। ये मंजुल भार्गव है, आर ब्रैंडन फार्ड प्रोफेसर है गणित के प्रिंसटन विश्वविद्यालय USA के, है ना। तो इन सभी टॉपिक्स को आप एक बार ध्यान से सरसरी निगाह से देख लेंगे। ठीक है, मेन क्या टॉपिक इसमें से आएगा? पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो अपग्रेड हुई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, उसकी अध्यक्षता किसने किया? तो के कस्तूरीरंगन। ये सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। दूसरा हो सकता है कि क्वेश्चंस आ जाए कि इसके मेंबर्स में से कौन थे या कौन नहीं थे। ठीक है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि इंपॉर्टेंट आपका इसका अध्यक्ष है। ओके, चलिए फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। ओके, मेरे सचिव के बारे में नहीं समझना है, प्रारूप समिति के प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं पढ़ना है, उसको भी साइड कर देते हम लोग। विजन क्या है? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विजन कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर जो विजन दिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 भारत केंद्रित शिक्षा, क्योंकि भारत में है तो भारत केंद्रित शिक्षा ही होगी, और इसका ही मूल आधार भारत केंद्रित शिक्षा ही है। ऐसा नहीं माने कि हाँ अपग्रेड हो गई भारत केंद्रित शिक्षा होगी, ऐसा कुछ नहीं है। भारत में है इसलिए भारत केंद्रित शिक्षा की बात हो रही है। व्यवस्था की परिकल्पना करती है जो सभी को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करके हमारे देश को निरंतर एक न्याय संगत और जीवंत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान देती है। मीन्स ये है कि यहाँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या था कि उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ये आपके लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हो गया। उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपग्रेड किया गया है। नेक्स्ट आइए, अब यहां पर मुख्य बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे। यहां देखिए, अब स्कूली शिक्षा की बात हम लोग करेंगे कि आखिर जो ये पॉलिसी लाई गई है वो स्कूली शिक्षा के लिए लाई गई है। यहां पर क्या कह रहा है? यहां पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 3 साल से 6 है, ठीक है, लेकिन 3 साल से 12 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। अभी आगे मिलेगा आपको। यहां पर आपको मोटा मोटी क्या समझना है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा नीति शुरुआती वर्षों की महत्ता पर जोर देती है, और इसका उद्देश्य 2025 तक 3 से 6 साल के बीच के सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा सुनिश्चित करना है, और इसमें काफी निवेश और नई पहल की गई है। मोटा मोटी क्या जानना है आपको कि 3 से 12 साल से, अभी आगे पढ़ेंगे कैसे इसको सेक्टराइज किया गया है ना। तो 0 से 3 का भी चर्चा है, 3 से 6 का भी चर्चा है, 6 से 12 का भी चर्चा है। ओवरऑल टोटल हम लोग देखेंगे 3 से 12 की बात।
बुनियादी साक्षरता की बात हम लोग करते हैं तो जो बेसिक एजुकेशन देना है वह 1 से 5 की प्रारंभिक भाषा और गणित भाषा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कौन कौन सी भाषा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा? प्रारंभिक जो भाषा है और गणित पर विशेष ध्यान देना है। ये दो टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सीटेट में हो सकता है सवाल आपसे पूछे कि किन किन विषयों पर ज्यादा जोर दिया गया है, या बुनियादी साक्षरता या संख्यांकन के तहत किस विषय को डाला गया है। तो प्रारंभिक भाषा और गणित पर विशेष बल दिया गया है। उसके बाद आप ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या सुनिश्चित करना है कि कक्षा 5 और उसके बाद के प्रत्येक विद्यार्थी को 2025 तक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रदान करना है। कहां से कहां तक? तो 1 से 5 की बात हो गई, 5 साल के बाद, है ना। अब एक चीज और आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है इसमें? अब देखिए यहां पर कह क्या रहा है कि जो पाठ्यचर्या है इसका और शिक्षा शास्त्र का जो निर्माण किया गया है वह किस लिए किया गया है? तो मस्तिष्क का विकास, सीखने का सिद्धांत, है ना। यहाँ पर एक चीज जो संरचना, एजुकेशन का जो संरचना स्ट्रक्चर बनाया गया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि 5+3+3+4 यह कक्षा, ये जो आप देख रहे हैं 5+3+3+4 इसी डिजाइन के आधार पर अब बच्चों को पढ़ाना है। यानी कि अब यहाँ पर जो भी चीज जैसे ग्रेजुएशन वाली चीजें आ जाती हैं तो यह टीचर की एजुकेशन की बात हो रही है, टीचर ट्रेनिंग की भी बात हो रही है, वो भी हम क्या हो जाएंगे 4 वर्षीय कोर्स के तहत आ जाएंगे। ठीक है। अब जो सार्वभौमिक जो पहुंच की बात हो रही है तो बहुत जल्दी हम वो खत्म करेंगे, समय कम है, एक दिन में आप रात भर में आपको पढ़ने पर एग्जाम देने जाना है। तो क्या करता है सार्वभौमिक पहुंच क्या है? सभी की पहुंच, नीति का उद्देश्य विभिन्न उपायों के माध्यम से 2030, ये इंपॉर्टेंट चीज है, 2030 तक संपूर्ण स्कूली शिक्षा के लिए 100% नामांकन का ये लक्ष्य रखा गया है कि सभी बच्चे 2030 तक नामांकित हो जाए। जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात हुई थी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के द्वारा निःशुल्क शिक्षा की बात हुई थी, सेम कंडीशन यहाँ भी है। तो यहाँ कंडीशन बन जाता है 3 से 12 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्लस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। तो आगे पढ़ेंगे, इसी के लिए व्यवसायिक शिक्षा का भी प्रोविजन लाया गया है क्योंकि व्यवसायिक शिक्षा अभी तक सीटेट में गलत हो रहा था। तो सीटेट में जो पिछली पॉलिसीज है उसके आधार पर जो क्वेश्चन आते थे उसमें क्या होता था कि व्यवसायिक शिक्षा नहीं कराना था, बट अभी क्या है, अभी टोटल ओवरऑल में 50% जो है इसको शामिल किया गया, किसको? व्यवसायिक शिक्षा को। अब यहाँ देखिए समान और समावेशी शिक्षा, ये पहले से आपके ऊपर रखा होगा, उसमें कुछ ज्यादा बदलाव नहीं हुआ, एज इट इज सेम एज इट इज ये डाल दिया गया है। ठीक है, तो इस पर हम लोग चर्चा कम करते हैं। मेन टॉपिक जो मेन मुद्दा है जो नया है आपके लिए उस पर कल विचार करेंगे। आगे बढ़िए, यहाँ पर देखिए वही चीजें हैं, स्कूल शासन की बात हो रही है, ये भी वही सब चीजें एक बार पढ़ेंगे आप। चलिए उच्च शिक्षा की बात है, यहाँ नया प्रारूप हम लोग देखते हैं। उच्च शिक्षा के लिए एक नया विजन लाया गया है ना, नया विजन है, प्रारूप है। नया विजन और प्रारूप की परिकल्पना बड़े सुव्यवस्थित और जीवंत बहुविषयक संस्थानों के साथ की गई है। वर्तमान 800 विश्वविद्यालयों और 40,000 कॉलेजों को लगभग 15,000 उत्कृष्ट संस्थानों में समेकित किया जाएगा। इट मींस ये हायर एजुकेशन को भी इसमें शामिल किया गया है और जो 800 विश्वविद्यालय है और 40,000 कॉलेज है इनको क्या करेंगे? उत्कृष्ट करेंगे, है ना। जैसे विद्यालयों में होता है 1 to 5 जो प्राइमरी स्कूल को मिडिल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, ये उत्क्रमित विद्यालय बन जाते हैं। सेम कंडीशन यहाँ भी ऐसा ही होने जा रहा है। फिर उदार शिक्षा की बात होती है तो नाम से ही क्लियर है, उदार शिक्षा यहाँ पर क्या होता है, विज्ञान, कला, मानविकी, गणित और पेशेवर क्षेत्रों के लिए एकीकृत कठिन अवसर के लिए स्नातक स्तर पर व्यापक आधार उदार क्लास शिक्षा को रखा जाएगा। यानी कहीं न कहीं आप ये जानेंगे कि जो यहाँ पर आप क्या किया, स्नातक स्तर की बात हुई, तो स्नातक स्तर पे हम लोग नहीं चलेंगे, हम लोग काम क्या है 1 to 8 तक का ही ज्यादा फोकस करेंगे पढ़ाई को। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। शिक्षक शिक्षा की तैयारी आप देखेंगे कि शिक्षक तैयारी कार्यक्रम भी बहुत कठोर होगा, जीवंत होगा, बहुविषयक होगा और अभी भी ऐसा ही कुछ होता है ना। नेक्स्ट पेशेवर शिक्षा की बात, शिक्षक की बात जैसा कुछ नहीं आई होगी।
अब आइए व्यवसायिक शिक्षा। यहाँ ध्यान देंगे, ये आपके लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है व्यवसायिक शिक्षा, क्योंकि पहले नहीं था। अब क्या है कि संपूर्ण शिक्षा का एक अभिन्न अंग होगा। इस नीति का उद्देश्य 2025 तक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि 2025 तक कम से कम, यानी शिक्षार्थियों के कम से कम 50% के लिए व्यवसायिक शिक्षा तक पहुंच बनाना है। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्या है तो व्यवसायिक शिक्षा का क्या निर्देश रखा गया, 2025 तक शिक्षार्थियों के कम से कम 50% के लिए क्या है, व्यवसायिक शिक्षा को शामिल कर व्यवसायिक शिक्षा तक पहुंच बन जाए। फिर क्या करता है राष्ट्रीय अनुसंधान संस्था, क्या करता है देश भर में अनुसंधान नवाचार। नवाचार आपको पता होगा कक्षा में नवाचार क्या होता है, विचारों और कार्यों में नयापन लाना, है ना। नवाचार को प्रेरित और विस्तारित करने के लिए एक नई इकाई स्थापित की जाएगी। शिक्षा में जो प्रौद्योगिकी का हम इस्तेमाल करेंगे, किस लिए करेंगे, तो कक्षा की प्रक्रिया को, शिक्षक के शिक्षण व्यवस्था को, बच्चों के अधिगम शैली को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए करेंगे। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, शैक्षिक योजना अच्छे करेंगे, प्रशासन और प्रबंधन को कारगर बनाने के लिए सभी स्तरों पर प्रौद्योगिकी को एकीकृत करना है, ताकि समेकित रूप से शिक्षण व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। प्रौढ़ शिक्षा का भी इसमें लक्ष्य रखा गया है। प्रौढ़ शिक्षा भी आप देखेंगे 8वां पॉइंट में इसका है, प्रौढ़ शिक्षा के लिए दिया गया है। क्या है इसमें, इस नीति का लक्ष्य 2030 तक 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता को, प्रौढ़ों को साक्षरता प्रदान करना है, यानी कि 100% जो युवा है वो शिक्षित हो जाए। भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देंगे। यहाँ पर क्या होगा, तो जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं उनके संरक्षण, उनके विकास और उनकी जीवंतता को हम लोग क्या करेंगे, सुनिश्चित करेंगे। और यही मेन फोकस आपका भी होना चाहिए, सरकार का भी फोकस है। शिक्षा का वित्त पोषण कैसे सरकार इसमें फंड प्रोवाइड कराएगी, तो क्यों कराएगी, तो सार्वजनिक शिक्षा के विस्तारीकरण के लिए और इसको इम्पोर्टेंट बनाने के लिए, ठीक है, सार्वजनिक निवेश यहाँ पर किया जाएगा। ये आप एक बार देख लेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या नेशनल एजुकेशन कमीशन का गठन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किया जाएगा, जब भारत में शिक्षा के दृष्टिकोण का संरक्षक होगा। एक नया क्वेश्चन यहाँ से बनता है, एक नया क्वेश्चन बनेगा, उसमें से क्या बनेगा, बस क्या देगा, तो यहाँ पर जो शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का जो गठन होगा उसकी अध्यक्षता किसके अंदर में होगी, तो प्रधानमंत्री क्या करेंगे, अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, अब इसको मुख्य बिंदु पर चर्चा करेंगे। आइए, स्कूली शिक्षा है, यहां पर देखिए आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये उद्देश्य है इसका, क्या है उद्देश्य, वर्ष 2025 तक 3 से 6 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क, सुरक्षित, उच्च गुणवत्तापूर्ण, विकासात्मक स्तर के अनुरूप देखभाल और शिक्षा तक पहुंच बना देना है। कब तक, 2025 तक। फिर जो है इसके लिए और महत्व क्या कर रहा है जीवन पर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, और आगे बढ़िए। एक चीज और देखिएगा, क्या कर रहा है, तो बाल्यावस्था शिक्षा पर शिक्षकों और माता पिता दोनों के लिए अभिप्रेत एक पाठ्यचर्यात्मक एवं शिक्षा शास्त्र रूपरेखा विकसित की जाएगी। रूपरेखा में 0 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए उपयुक्त, ये इंपॉर्टेंट आ गया, 0 से 3 साल के बच्चों के लिए और संज्ञानात्मक उत्प्रेरणा करना है, और 3 से 8 साल के बच्चों के लिए क्या करना है, शैक्षिक दिशा निर्देश शामिल करना है। एक और नया चीज जुड़ गया, क्या, तो जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या करना है, संज्ञानात्मक विकास के लिए प्रेरित आपको कोशिश करनी है, कैसे उनका संज्ञानात्मक विकास हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और 3 साल से 8 साल के बच्चों के लिए शैक्षिक दिशा निर्देश भी शामिल किया गया है। पहले 6 साल से था, अब 3 साल से बच्चों को पढ़ाना है। आगे बढ़े, अब यहां पर देखिए, अनुपालन क्या सुनिश्चित करने के लिए क्या किया गया, संपूर्ण प्री स्कूल शिक्षा निजी, सार्वजनिक और परोपकार को कवर करने के लिए एक प्रभावी गुणवत्ता विनियम
विनियमन और प्रत्यायन व्यवस्था स्थापित की जाएगी। माता पिता को भी हिदायत देना है कि व्यापक प्रसार के लिए माध्यम से इन कारकों के मांग उत्पन्न करेंगे ताकि माता पिता अपने बच्चों के सीखने की जरूरतों का समर्थन कर सके। शिक्षा का अधिकार 2009 को निःशुल्क अनिवार्य, ये देखिए शिक्षा का अधिकार 2009 आ गया है ना। अब यहाँ पर क्या था, 3 से 6 वर्ष के सभी बच्चों के लिए विस्तारित कर दिया गया इसको, ये भी अपग्रेड हो गया। पहले 6 से 12 था, 3 से 6 हो गया। और आगे अब बुनियादी साक्षरता की बात यहां हो रही है और संख्या ज्ञान सुनिश्चित करना, पहले भी इस पर चर्चा हो चुकी है। 2025 तक कक्षा 5 और उसके बाद के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए क्या करना है, बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान प्राप्त करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से भी, ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, कहीं नोट कर लीजिए। यह नीति प्रारंभिक भाषा गणित के संबंध में सीखने के गंभीर संकट को मानती है और इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। यह आपका एनसीईआरटी 2005 में इसकी बातें थी। पोषण सीखने का कुछ संबंध है, यूडीएम का भी चर्चा यहाँ पर आ गया। अब है 1 से 5 बुनियादी साक्षरता, ये भी चर्चा हो गई है। अब शिक्षक के रूप में क्या करना है, शिक्षक के लिए सहायक के रूप में, स्कैफोल्डिंग के रूप में क्या करना है, टीचर को सहायता करना है और तकनीकी हस्तक्षेप का संचालन किया जाएगा। सार्वजनिक और स्कूल पुस्तकालयों में पढ़ने और संप्रेषण की संस्कृति का निर्माण करने के लिए इसका विस्तारीकरण किया जाएगा। यानी कि अब विद्यालय में क्या करना है, तो लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाएगी। ग्रेड 1, अब यहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम ग्रेड 1 कर रहा है। ग्रेड 1 के सभी विद्यार्थी 3 महीने की अवधि के लिए स्कूली तैयारी मॉड्यूल से गुजरेंगे, यानी कि 3 महीने की अवधि उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा कि स्कूल में कैसे उनको पढ़ना है, क्या क्या कराया जाएगा। फिर है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर नए सिरे से जोर देने के लिए शिक्षक शिक्षा को पुनः डिजाइन किया जाएगा। अब यहाँ पर बात हो गई टीचर ट्रेनिंग की, इसको फिर से रिवाइज किया जाएगा और इसमें काफी हद तक सुधार किया जाएगा। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ भी आपका है, ये पहले से आपने पढ़ा होगा कि एक कक्षा में शिक्षक और छात्र का रेशियो 1:30 होता है। ठीक है, 30 बच्चों पर 1 शिक्षक होंगे, यह भी वही है, एज है। अब यहाँ देखिए उद्देश्य, एक और उद्देश्य इंपॉर्टेंट आपका बन गया यहाँ पर 2030 तक 3 साल से लेकर 18 साल तक की आयु के समूह के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा की पहुंच, ये आ गया आपका। पहले क्या था, 6 से 12 था, अब क्या कर दिया, 3 से 12 कर दिया, 3 से 18 कर दिया, सॉरी 3 से 18 हो गया। अब इसको क्या करना है, और देखिए इसमें आगे ठीक है, बाकी वही है, रिपीटेड चीज है, उस पर हम फोकस नहीं करके एनसीएफ पढ़ेंगे। यहाँ रटकर सीखने को कम करना है, एनसीएफ 2005 कहता है। उसके बाद क्या करना है, आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना है, रचनात्मकता को देना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को देना है, संचार है, सहयोग है, बहुभाषिकता, समस्या समाधान, नैतिकता, सामाजिक जिम्मेदारी, डिजिटल साक्षरता है ना। ये सब शिक्षा अभियान के तहत इसको शामिल किया गया था, वही चीज फिर आगे की जिसमें शामिल किया गया। ये पुराना वाला ही है, ठीक है। अब ये चीज जो रूपरेखा का डिजाइन जो है, ये 5+3+3+4 के द्वारा निर्देशित किया गया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए फाउंडेशन चरण, ये भी आपको चरण वाइज चरण आपको दिखाया जाएगा। फाउंडेशन चरण जो कि 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए होगा, 5+3+3+4। ये डिजाइन क्या है, ये डिजाइन आपको यहां से पता चलेगा। कैसे, सबसे पहले फाउंडेशन चरण आएगा, तो फाउंडेशन चरण में बच्चों को 5 साल के लिए रखेंगे। 5 साल मतलब 3 से लेकर 8 साल। इसमें क्या क्या हम लोग करेंगे, यहाँ पर तीव्र मानसिक विकास करवाना है, खेल और सक्रिय खोज के आधार पर सीखना, यानी कि एमसीएफ का जो चरण था सक्रिय अनुबंधन वाला, कि बच्चे स्वयं करके सीखेंगे, तो स्वयं करके सीखने का सिद्धांत यहाँ लागू हो रहा है। और यहाँ पर कोर्स क्या बन गया, फाउंडेशन का चरण तैयार हो गया। कितने साल का, 3 से 8 साल का। तो ये हो गया हमारा 5 साल का, ये 5 साल का। दूसरा आता है प्रिपरेटरी चरण। तो प्रिपरेटरी चरण 8 से 11 साल। ये देखिए यहाँ कितना है, 3 है, और 8 3 कितना होता है, 11 होता है, हो गया। अब 8 साल से 11 साल तक बच्चा क्या करेगा, खेल खोज पर निर्माण संरचित अधिगम के लिए परागमन शुरू करेगा। अब क्लास वाइज अगर हम लोग देखते हैं, तो 6 साल से पहला क्लास में एडमिशन था,
तो पहला और दूसरा इधर आ गया, तीसरा भी आ गया, यहाँ तीसरा चौथा पांचवा भी आ सकता है ना। तो 1 to 5 तक का तो बेसिक कॉन्सेप्ट याद क्लियर है। उसका मध्य चरण कहता है 11 साल यानी 6 साल यानी कि 11 3 14 यानी 3 साल हो गया। अब यहाँ पर 6 7 8 है ना, 6 से 14 साल था ना राइट एजुकेशन है। तो सेम कंडीशन यहाँ पर मध्य चरण कर दिया, यहाँ पर 3 साल का ये भी फॉर्मेट है, ये भी 3 आपका निकल गया। अब माध्यमिक चरण की हम लोग बात करते हैं, तो माध्यमिक चरण 14 साल से 18 साल तक आएगा। तो 14 साल से 18 साल में कितना का गैप है, 4 साल का गैप है। और 14 साल में बच्चा 9th में होगा, तो 9 10 11 12 है ना। 14 से 18 कहां तक जाएगा, 9 10 11 12 यानी कि +2 तक का यहाँ पर आ गया, 10 +2 तक की बात यहाँ पर आ गई। तो मध्य चरण में क्या करता है, बच्चा संकल्पना सीखता है, उसका किशोरावस्था को मार्गदर्शित करना शुरू करता है। यानी सरकार की नजर में 11 साल 12 साल के बाद बच्चा किशोरावस्था में प्रवेश कर गया तो संकल्पना सीखेगा। और अब यही संकल्पना जिन कार्य के आधार पर अगर देखेंगे जोड़ के तो कॉन्सेप्ट सारा क्लियर होता चला जाएगा। फिर कहता है माध्यमिक चरण में आजीविका और उच्च शिक्षा के लिए तैयारी करना है और युवा प्रौढ़ता पर आगमन आएगा। अब माध्यमिक चरण जब देखिए 9 10 आ गया तो आजीविका और उच्च शिक्षा के लिए पहले ही बेस हम लोग क्या करेंगे, तैयार कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहला जो फाउंडेशन चरण है वह 3 से 5 साल का चरण यानी कि टोटल 5 साल है ना। 5 साल का जो चरण शुरुआती दौर का होगा उसमें बच्चों को मेंटल एक्टिविटी कराना है, प्ले और अदर एक्टिविटी है। फिर प्रेपरेटरी चरण में खेल खोज पर निर्माण होगा, इस तरह से एक्टिविटी होगा। फिर तीसरा जो मध्य चरण कहता है इसमें कॉन्सेप्ट सीखेगा बच्चा और किशोरावस्था के लिए प्रिपेयर होगा। फिर कहता है माध्यमिक चरण में क्या करता है, 4 साल के इसमें शिक्षण काल में आजीविका के लिए, रोजगार के लिए है ना, व्यवसायिक शिक्षण के लिए और उच्च शिक्षा के लिए तैयार होगा। नेक्स्ट कहता है कि माध्यमिक चरण में 4 वर्षीय बहुविषयक अध्ययन शामिल होंगे। यहाँ माध्यमिक चरण किसका है, तो ये वाला माध्यमिक चरण, फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मध्य और माध्यमिक। तो माध्यमिक में 4 वर्षीय बहुविषयक अध्ययन शामिल होंगे, साथ ही इसमें विषय गहनता, आलोचनात्मक चिंतन, जीवन आकांक्षा, इस पर क्या देना होगा, बल देना होगा। ठीक है, तो मोटा मोटी चीज ये आपका अभी कंप्लीट है। ये हो गया ना, ये इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं जो ये ऐसे कर दिए। अब देखिए अब क्या कर रहा है, संपूर्णतावादी विद्यार्थियों को, यहाँ पर संपूर्णतावादी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहीं ऑप्शन में दे देगा तो संपूर्णतावादी तो करना है। तो संपूर्णतावादी विद्यार्थियों को विकसित करने के लिए स्कूली शिक्षा की सामग्री और प्रक्रिया को फिर से तैयार किया जाना है और महत्वपूर्ण जो संकल्पना है, कॉन्सेप्ट है, आवश्यक विचार का रूप, इसके पाठ्यचर्या के अधिभार को कम किया जाएगा और इसे गहन और अधिक अनुभवात्मक अधिगम के लिए क्या करेंगे, गुंजाइश उत्पन्न होगी। फिर कहता है सभी विद्यार्थियों को भाषाओं में, देखिएगा यह ध्यान से, सभी विद्यार्थियों को भाषाओं में प्रवीणता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सौंदर्य बोध, कला की भावना, संप्रेषण, नैतिक तर्क, डिजिटल साक्षरता, भारत का ज्ञान, स्थानीय समुदायों, देश और दुनिया के सामने आने वाले जटिल मुद्दों का ज्ञान भी विकसित करने के प्रोत्साहित किया जाएगा। तो मोटा मोटी यहाँ बच्चों को देश दुनिया के बारे में भी समझ बढ़ाई जाएगी। और एक और इम्पोर्टेंट चीज था, इसका एक टैगलाइन डाला गया है। टैगलाइन डाला गया है क्या, टैगलाइन देखिएगा, नेशन फर्स्ट और कैरेक्टर मस्ट, ये इसका इंपॉर्टेंट टैगलाइन है। एक सवाल यहां से भी हो सकता है कि बन जाए, अगर यहां सीटेट नहीं पूछा तो केवीएस एग्जाम में तो जरूर पूछेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि टैगलाइन क्या है इसका, तो नेशन फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट, नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब देखिए यहां हम करते हैं लचीली पाठचर्या। लचीली पाठचर्या की चर्चा पहले भी है, 2005 में भी है और इसमें भी है लचीलापन।
क्या लचीलापन है? तो भाई पाठचर्या लचीलापन होगा। सहपाठचर्या भी पाठ्येतर क्षेत्र में, कला में, विज्ञान में और व्यावसायिक और शैक्षिक विषयधाराओं के स्पष्ट पृथक्करण के बिना मानवीय के स्कूल स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों को बदलने की संभावना के साथ विद्यार्थियों की पसंद को सक्षम करेगा। यानी कि अब यहाँ ये देखना है कि बच्चों की रुचि किसमें होगी, जिस चीज को बच्चे पसंद करेंगे उसी को ही पहले हम क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे उनके लिए। दिक्कत है कम से कम कक्षा 5 तक, लेकिन प्राथमिक कक्षा 8 तक जहां भी जरूरी हुआ एक लचीला द्विभाषी, देखिए द्विभाषी आ गया है ना, कम से कम द्विभाषी भाषा दृष्टिकोण के साथ शिक्षा स्थानीय भाषा या मातृभाषा में होगी। तो त्रिभाषा सूत्र भी इसमें लागू है। ऐसा नहीं समझना है कि त्रिभाषा हो गया तो त्रिभाषा सूत्र कोठारी कंसेप्ट खत्म हो गया, वो है इसमें इंक्लूड। लेकिन ये चीज देखिए कि एनसीएफ 2005 क्या कहता था, स्थानीय भाषा या मातृभाषा में भी पढ़ाना है, तो यहाँ भी वही चीज है। तो अपग्रेड है, तो पुराना तो होगा ही। त्रिभाषा सूत्र देखिए यहाँ मेंशन हो गया, त्रिभाषा सूत्र लागू किया जाएगा, ऑलरेडी लागू है, इंप्लीमेंट तो ऑलरेडी है ही, नए वाले में फिर से इंप्लीमेंट किया जाएगा। और भाषा शिक्षकों के विकास और भर्ती के लिए विशेष उपाय किए जाएंगे। अब ज्यादा हिंदी, संस्कृत, उर्दू के शिक्षक भी क्या होंगे, भरे जाएंगे भाषा के शिक्षक। व्यवसायिक कौशल ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, व्यवसायिक कौशल नया नया इंक्लूड हुआ है। व्यवसायिक कौशल क्या है, 68 में शिल्प कौशल पे 1 वर्षीय सर्वेक्षण पाठ्यक्रम लेने वाले सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवसायिक अवसर जल्दी शुरू होंगे। कक्षा 9 से 12 में बच्चों के लिए मिक्स्ड एंड मैच, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है, मिक्स्ड एंड मैच के विकल्प के साथ अधिक पारंपरिक शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के साथ व्यवसायिक पाठ्यक्रमों तक पहुंच होगी। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि मिक्स एंड मैच वाला जब पाठ्यक्रम शुरू हो रहा है, किसके लिए शुरू हो रहा है, तो 9th और 12th के लिए, कक्षा 9 से लेकर 12 तक के, 9 to 12 के लिए। और 6 से 8 में क्या होगा, मिडिल वाले में कि शिल्प कौशल पर जोर दिया जाएगा। 1 वर्षीय सर्वेक्षण पाठ्यक्रम लेने वाले सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवसायिक अवसर जल्दी शुरू होंगे। समझ में आ गया, इतना चीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दिख रहा है इधर वाला पार्ट दिख रहा है, तो सामने खड़े हैं। फिर है देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को 2020 के अंत यानी कि एनसीएफ की बात हो रही है, अंत तक पुनरीक्षित और संशोधित किया जाएगा और सभी क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध करवाया जाएगा। नई पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाएगा और उच्च गुणवत्तापूर्ण अनुवाद किए जाएंगे। यानी कि जो हमारा एनसीएफ चल रहा था उसको तो अपडेट कर ही देना है। यानी मोटा मोटी ये भी आप जान जाए कि जो हमारा एनईपी आया है, एनईपी, इस एनईपी में एनसीएफ भी है और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 भी है। मोटा मोटी 2005 भी इसमें इंक्लूड है और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 भी इंक्लूड है। जबकि यहाँ पर 6 से 14 था, तो अब 3 से लेकर 18 कर दिया गया, ये अपग्रेड हो गया। और ये वाली चीजें तो अभी भी कंप्लीट बात इसमें आ रही है, एनसीएफ की टोटल बातें इसमें आ गई और इसको क्या करना है, संशोधित करना है और गुणवत्तापूर्ण बनाना है। फिर है विद्यार्थियों के विकास और समर्थन मूल्यांकन बदलाव करना है। सीसी देखेंगे कैसे कैसे मूल्यांकन में बदलाव हो रहा है। उसके बाद क्या करना है, ये देखिए स्कूल से लेकर जिला स्तर का आवासीय ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम और ओलंपियाड प्रतियोगिता, ये सब ओलंपियाड क्लास भी होता है, बच्चे इंडिविजुअली पार्टिसिपेट तो कर ही लेते हैं। लेकिन सरकार का एक पॉलिसी अब आ गया कि भाई ओलंपियाड ये सभी बच्चों किस तरह से तैयार करना है कि वो ओलंपियाड में भाग ले सके, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे खासकर, है ना। उसके बाद है प्रतियोगिताओं में विषय केंद्रित और प्रोजेक्ट आधारित क्लबों के माध्यम से विलक्षण प्रतिभाओं और रुचियों की पहचान कर उसको संजोया जाएगा। यानी कि बच्चों की क्षमताओं की पहचान होगी और उनकी क्षमता के अनुसार उनका क्या होगा, विकास किया जाएगा। अब शिक्षक परिवर्तन की मशाल है, ये तो आपको पता है कि शिक्षक क्या है, परिवर्तन की मशाल है। कहीं भी किसी भी चीज में महान परिवर्तन होता है, उसके पीछे शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो खासकर बच्चों के ज्ञान का पुनर्निर्माण करना है, संशोधन करना है, उसके लिए तो शिक्षक की क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। यहाँ सुनिश्चित ये करना है कि स्कूल के शिक्षा के सभी स्तरों पर सभी विद्यार्थियों का शिक्षण उत्साहित, प्रेरित और उच्च योग्यता प्राप्त, क्या क्या है, उत्साहित, प्रेरित और उच्च योग्यता प्राप्त पेशेवर रूप से प्रशिक्षित और निपुण शिक्षकों द्वारा सिखाया जाए।
अब ये चीज किसके लिए है? ये शिक्षकों के लिए है। शिक्षक कैसे होने चाहिए? तो ये उत्साहित होने चाहिए, प्रेरित होने चाहिए, उच्च योग्यता वाले होने चाहिए और पेशेवर रूप से जो भी प्रशिक्षित है, ट्रेंड है, वेल ट्रेंड टीचर है, ऐसे शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाएगा और परिवर्तन की मिसाल कायम की जाएगी। ठीक है, आगे 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षा कैसे लिखिए, बस 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षा स्नातक कार्यक्रम, देखिए बीएड प्रोग्राम 4 वर्षीय हो गया, इंटीग्रेटेड कोर्स आ गया, 3 साल का ग्रेजुएशन और 1 साल का बीएड हो गया। ऐसे बीएड अभी क्या होता है, 2 साल का होता है। तो इंटीग्रेटेड कोर्स जो हो गया, यहाँ पर देखिए 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षा स्नातक कार्यक्रम सुविधा विहीन ग्रामीण जनजातीय क्षेत्रों के उत्कृष्ट विद्यार्थियों को सक्षम बनाने के लिए योग्यता आधारित छात्रवृत्ति की स्थापना की जाएगी। कुछ मामलों में उनके स्थानीय क्षेत्रों में रोजगार की सुनिश्चितता होगी और महिला विद्यार्थियों पर विशेष रूप से लक्ष्य किया जाएगा। आज भी होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी चीजें हैं, बस वही सब है। पैरा टीचर्स के लिए क्या है, देखिए पैरा टीचर्स के लिए जो भी है अयोग्य अनुबंध शिक्षकों की प्रथा को 2022 तक पूरे देश में बंद कर दिया जाएगा। ये अब कोई भी अयोग्य या अनुबंध शिक्षक जो होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एजुकेशन टीचर जो होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट टीचर, अब कॉन्ट्रैक्ट टीचर का कॉन्सेप्ट ही इंडिया से खत्म हो जाएगा, है ना। जो अयोग्य है, अनट्रेंड है, उनको नहीं लिया जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट पर किसी टीचर को नहीं लिया जाएगा। सतत शिक्षक पेशेवर विकास एक लचीला मॉड्यूलर दृष्टिकोण पर आधारित होगा। ये सारा चीज देखिए कैसे कैसे हम परिवर्तन करते हैं। लचीलापन आपको पता है कैसे फ्लेक्सिबिलिटी आती है। क्रैश कोर्स कैस्केड मॉडल यहाँ पर देखिएगा, है ना। ये कहता है कैस्केड मॉडल प्रोसीजर और कोई कठोर मानक नहीं होंगे। यहाँ पर कोई कठोर मानक, अभी भी यहाँ कठोर मानक नहीं काम करेगा। सीटेट में जब भी आएगा कठोर मानक गलत होता है। यहाँ पर देखिए क्या कहता है कि शिक्षक चुन सकते हैं कि वे क्या सीखना चाहते हैं और कैसे सीखना चाहते हैं। शुरुआती शिक्षक को शामिल करने पर ध्यान दिया जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये शिक्षक कैसे आ गया, शिक्षक क्या सीखेगा, क्या सीखने की प्रेरित होगा। ये किस शिक्षक की बात हो रही है? जो शिक्षक 4 वर्षीय बीएड वाले कोर्स में एडमिशन लेंगे, वो भी तो शिक्षक बनना चाहते हैं। अब उनको क्या सीखना है? अगर उनको इतिहास सीखना है, इतिहास के भाई आप ग्रेजुएशन करो और उसके साथ इतिहास के शिक्षक बनो। अगर विज्ञान में फिजिक्स पढ़ता है तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग ही आपका ग्रेजुएशन होगा और आप फिजिक्स के ही टीचर बन जाएंगे बीएड करके। तो मोटा मोटी ये ऐसा चीज इसमें लाया गया 4 वर्षीय कोर्स में। अब है शिक्षकों के काम को सुविधाजनक बनाना है। ये सारी चीजें इसमें लिखी हैं, आप लोग उसको देख लेंगे। मध्याह्न भोजन पकाना, स्कूल की आपूर्ति खरीद आदि उदाहरण गैर शिक्षण गतिविधियों के रूप में बिना किसी रुकावट के पढ़ाने में सक्षम होना चाहिए। ऐसा होने पर शिक्षकों को बिना कारण के स्कूल से उपस्थित रहने या स्वीकृत अवकाश पर न होने के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है टीचर लोगों के लिए कि सभी शिक्षकों को स्कूल के समय पर, है ना, देख रहे हैं, जैसा कि मध्याह्न भोजन पकाना, स्कूल की आपूर्ति के खरीदारी के दौरान गैर शिक्षण गतिविधियों के रूप में बिना किसी रुकावट के पढ़ाने में सक्षम होना चाहिए। ऐसा होने पर शिक्षकों को बिना कारण के स्कूल से उपस्थित रहने या स्वीकृत अवकाश पर न होने के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। ठीक है, फिर वही आपका इंक्लूसिव एजुकेशन की बात यहाँ पर आ गई। समावेशी शिक्षा, ये भी आपको पता है उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है समावेशी तथा समान शिक्षा व्यवस्था स्थापित करना ताकि सभी बच्चों को सीखने और सफल होने का समान अवसर मिले और ताकि 2030 तक सभी लैंगिक और सामाजिक वर्गों की शिक्षा में भागीदारी और सीखने के प्रतिफलों के स्तर पर समानता हो, सब समान रूप से सीख सके। वही आपका समावेशी शिक्षा हो गया। बुनियादी शिक्षा भी वही चीजें हैं, सारी चीजें वही सब आ गया उसमें। यहाँ देखिए खर्च का रेशियो दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। पूरे देश में देखिए, पूरे देश में सुविधा वांछित क्षेत्रों में विशेष शिक्षा क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे। राज्यों को इन क्षेत्रों को स्पष्ट सामाजिक विकास और सामाजिक आर्थिक संकेतकों के आधार पर घोषित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और केंद्र सरकार राज्य द्वारा खर्च किए गए प्रत्येक रुपए के लिए 2:1 का रेशियो निर्धारित किया जाएगा। यानी कि अब देखेंगे कि 2 हिस्सा आपका 2:1, 2 हिस्सा कौन खर्च करेंगे? केंद्र सरकार, और 1 हिस्सा राज्य सरकार इसमें खर्च करेगी। ठीक है,
अब देखिए, अब एक मुद्दा यहाँ पर आता है कि कुछ प्रमुख पहल है। क्या है भाई कुछ प्रमुख पहल? तो शिक्षकों को निरंतर संवेदनशील बनाना है। ये देखिएगा, शिक्षक को भी संवेदनशील बनाना है और उनकी क्षमताओं का विकास भी करना है और शैक्षिक रूप से कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों से शिक्षकों की भर्ती के लिए वैकल्पिक मार्ग बनाना, शैक्षिक रूप से कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों से शिक्षार्थियों के उच्च अनुपात के साथ स्कूलों में विद्यार्थी शिक्षक अनुपात को 25:1 तक सीमित करना, तंत्र की स्थापना के माध्यम से स्कूल के समावेशी वातावरण का निर्माण करना जो उत्पीड़न, धमकी और लिंग आधारित हिंसा को संबोधित करता हो और बहिष्करण प्रथाओं को खत्म करता हो, इसे समावेशी बनाने के लिए पाठ्यक्रम को संशोधित करना है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि बच्चों और शिक्षक अनुपात 30:1 था, लेकिन यहाँ क्या कह दिया कि उच्च अनुपात के साथ अगर शिक्षकों में स्कूलों में विद्यार्थी शिक्षक अनुपात हम मिनिमम क्या कर सकते हैं 25:1 भी करके पढ़ा सकते हैं, सीमित कर दिया गया। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एनईपी जो 2019 में अपडेट आया वो खत्म हो चुका है। एक बार फिर हम इसको रिकॉल करेंगे शॉर्टकट में। कैसे करेंगे? तो महत्वपूर्ण तथ्य पे हम लोग चर्चा करेंगे कि अंतिम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 बनाई गई थी और 1992 में इसको संशोधन किया गया था। अब भी जो नया शिक्षा नीति आया है वह क्या है? वह वर्तमान नीति जो है यह अंतरिक्ष इसरो के भूतपूर्व जो अध्यक्ष वैज्ञानिक थे कौन? के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में ये हुआ है। उसके बाद क्या है, ये जो है इसके तहत 2030 तक एक लक्ष्य रखा गया है, सफल नामांकन का अर्थात ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को है ना 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि जो सब शिक्षा अभियान के तहत 2010 में कंप्लीट करना था वही ये 2030 तक लक्ष्य है। ठीक है, नई शिक्षा नीति के तहत केंद्र राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा पर जीडीपी का 6%, कितना परसेंट? 6% इसे के साथ विजय का लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद देखेंगे कि नई शिक्षा नीति घोषणा के साथ ही मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर क्या रख दिया गया? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। यानी कि HRDA का नाम बदल के अब क्या हो गया? देखिए शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, है ना। तो ये चीज इसी के तहत बदला है। ये बहुत सारे एग्जाम्स में इसका क्वेश्चन आ चुका है। HRDA के नाम बदलकर क्या किया गया? तो शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। ये चीज सार है, उसको देख लीजिए। अब दूसरा चीज क्या है कि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु है। क्या है? तो नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 डिजाइन वाले शैक्षिक संरचना का प्रस्ताव शामिल किया गया। फिर क्या करता है? शुरू का 5 साल फाउंडेशन स्टेज के लिए है, उसके 3 साल प्रिपरेटरी स्टेज के लिए है, फिर 3 साल मध्य या उच्च प्राथमिक चरण के लिए है और 4 साल जो अंतिम का है माध्यमिक चरण के लिए, उच्च माध्यमिक चरण के लिए हो गया। अब यहाँ पर आपको एक चीज देखना है 9, 10, 11 और 12 है ना। ये क्लास वाइज यहाँ देख सकते हैं, ग्रेड 6, 7, 8 का, ये 9, 10, 11, 12 का हो गया। अब प्रिपरेटरी 3 साल का है, ये फाउंडेशन 5 साल का, ये तो आप देख सकते हैं 1 और 2 के लिए। अब कहता है एनईपी 2020 तक HHRO द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान का एक राष्ट्रीय मिशन ये की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है और 2025 तक इसका कक्षा 3 स्तर तक के बच्चों के लिए आधारभूत कौशल सुनिश्चित करना है, यही इसका लक्ष्य है। ठीक है, तो मोटा मोटी जो है शारीरिक शिक्षा, भाषाई संरचना, ये सारी चीजें देखिए मातृभाषा भी 8वां तक है और आगे की शिक्षा के लिए भी इसको प्राथमिकता का सुझाव दिया गया है। पहले क्या था 8वीं तक जो मातृभाषा में पढ़ाने की बात होती थी, अब इस मातृभाषा को आगे बढ़ाने की बात होती है कि अगली कक्षा में इसको शामिल किया जाए। अब स्कूली उच्च शिक्षा में छात्रों के संस्कृत और अन्य प्राचीन भाषाओं, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि संस्कृत को फिर से पुनर्जीवित करने की बात एनईपी में हो रही है ना। संस्कृत विषय को पुनर्जीवित करना है, ये इंपॉर्टेंट सब पॉइंट आ गया सीटेट के लिए। हो सकता है पूछ ले कि किस विषय को पुनर्जीवित करने की बात की गई या किस विषय पर ज्यादा या किस भाषा को पुनर्जीवित करने की बात हो रही है या किस भाषा पर ज्यादा जोर देने की बात हुई है या किस प्राचीनतम भाषा को पोषित करने की बात हो रही है, यह संस्कृत भाषा की बात हो रही है। ठीक है, अब एक बार और अन्य साथ ही अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प भी उपलब्ध होगा, परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी। यानी कि अब बच्चे स्वतंत्र रूप से किसी भाषा का चयन कर उसके बारे में पढ़ सकते हैं। अब शारीरिक शिक्षा भी आपको पता है, वही सब चीजें हैं और कुछ खास इसमें है नहीं।
कुछ खास तो बचा नहीं है ना। 10+2 का आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट है ही नहीं, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। परख देख लीजिए, एक नया चीज है कि छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख एक है। परख नाम की एक नई राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ देगा कि भाई परख है क्या, है ना। अगर दे दिया PARAKH, परख है क्या, इसके बारे में बताइए। तो ये क्या है, ये एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना होगी इसके नाम से, ठीक है। इसमें अब क्या है, यहाँ पर छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन और छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, आजकल खूब चल रहा है ना, AI आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाएगा। अभी सारे सॉफ्टवेयर AI पर आधारित आ रहे हैं। अब यहाँ एक चीज और ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या कर रहा है, तो शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन होगा, है ना, जो अभी तक हुआ नहीं है स्टेट गवर्नमेंट लोगों में। लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या कहा जाता है भाई कि शिक्षक की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शिता होगी। दूसरा चीज कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स NPST, ये याद रख लेंगे। NPST क्या है, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर, हो गया, का विकास किया जाएगा। दूसरा चीज NCERT के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, है ना। देखिए क्या कहता है, द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFTE, ये एक चीज ध्यान रखेंगे। अभी तक बच्चों के लिए आ रहा था NCF, अब टीचर के लिए क्या आ गया, NCFTE, है ना, ये हो गया। 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत BEd डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। अब इसका मतलब साफ क्लियर है कि 2 वर्ष के BEd की चर्चा खत्म हो जाएगी। अब जो 4 वर्ष की BEd करे रहेंगे उन्हीं को टीचर बनाया जाएगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या कि विकलांग बच्चों के लिए क्या प्रावधान किया गया है, तो इस नई शिक्षा नीति में विकलांग बच्चों के लिए क्रॉस विकलांगता प्रशिक्षण संस्थान केंद्र आवास सहायक उपकरण प्रयुक्त प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण शिक्षकों का पूर्ण समर्थन एवं प्रारंभिक से लेकर उच्च शिक्षा तक नियमित रूप से स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करना इसी में शामिल किया गया है। उसके बाद चीज क्या है, डिजिटल शिक्षा। ये नरेंद्र मोदी जब से आए हैं तब से डिजिटलीकरण के लिए काफी प्रयासशील है। हर चीज में डिजिटल सेवा, डिजिटल घुस रहा है। यहाँ भी डिजिटलीकरण की बात आ गई कि एक स्वायत्त निकाय में राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच का गठन किया जाएगा, नेशनल एजुकेशन टेक्निकल फोरम, है ना, की स्थापना की जाएगी, जिसके द्वारा शिक्षण मूल्यांकन योजना विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा। डिजिटल शिक्षा संसाधनों को विकसित करने के लिए अलग प्रौद्योगिकी इकाई विकसित की जाएगी, है ना। और पारंपरिक ज्ञान संबंधी जो प्रावधान की बात होती है, जिसमें भारतीय ज्ञान प्रणालियां जनजातीय स्वदेशी ज्ञान शामिल होंगे, पाठ्यक्रम में सटीक और वैज्ञानिक तरीके से शामिल किया जाएगा। तो गाइस कुल मिला के ये समझ में आ गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वह पुराना NCF के ढर्रे पर है, 1986 के ढर्रे पर है ना। तो इसमें कुछ जो भी नई विशेषताएं हैं, जो भी नया चीज डाला गया, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर दिया। क्या पुराना है क्या नया है, सब कुछ आपको पहले से पुराने वाले को आप पढ़ चुके हैं, नए वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन था आपके लिए, वो अब क्लियर हो चुका है। देखिए उसमें लास्ट बार 1986 का साल है सर। अब यहाँ देखेंगे हम लोग थोड़ा सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पढ़ चुके है ना। ये क्या करता है कि इस नीति का जो उद्देश्य है वह असमानताओं को दूर करने के विशेष रूप से भारतीय महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जाति के समुदायों के लिए शैक्षिक अवसर की बराबरी पर विशेष जोर देना था। 1986 का पहला ये लक्ष्य। दूसरा, इस नीति ने प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, ये खासकर अदर कंपटीशन के एग्जाम में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पूछता था, रेलवे एसएससी या कोई भी एग्जाम में ऐसा पूछा हुआ है। इस नीति ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के साथ ओपन यूनिवर्सिटी प्रणाली का भी विस्तार किया। उसके बाद ग्रामीण
भारत में जमीनी स्तर पर आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित ग्रामीण विश्वविद्यालय मॉडल की बात की है। यही आपका सार तत्व है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का। अब यहां से हम लोग अपना आज का टॉपिक खत्म करते हैं, क्योंकि इसके बाद कुछ स्पेशल है नहीं इसमें पढ़ने को। जो भी है 1 to 5 6 to 8 से रिलेटेड, सीटेट से रिलेटेड जो भी चीजें थी मैंने आपको बता दी, आपके साथ मैंने साझा कर दी है। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे और शेयर जरूर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।